Good morning, students. To continue with our fifth chapter, water, and our next topic is distribution of water bodies. We all know that three-fourths of Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on Earth, why do many countries face water scarcity? मीन अगर ज़मीन पर इतना ज़्यादा पानी है, थर्ड फोर्थ जो अर्थ सरफेस है वो वाटर ही वाटर है, तो फिर यहाँ पे अर्थ पे वाटर की शॉर्टेज क्यों है, स्कार्सिटी क्यों है? इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दिया गया है कि ओशंस में जो है टोटल 100% जो वाटर है अर्थ पे, उसमें 97.3% जो वाटर है वो सेलिन वाटर है, मीन नमक वाला पानी है जो हमारे ज़्यादा काम का नहीं है. तो इसीलिए अब देखो कितना पीछे बहुत जो कम परसेंटेज बचती है फ्रेश वाटर की. आइस कैप्स मीन ग्लेशियर में जो वाटर है दैट इज़ 0.02% वाटर है दैट इज़ अवेलेबल इन ग्लेशियर्स. फिर अंडरग्राउंड वाटर है 0.68 जो हम पीने के काम लाते हैं. फ्रेश वाटर लेक्स 0.009. इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स जो है उसमें है 0.009. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में जो वाटर है हवा में दैट इज़ 0.0019 और रिवर्स में 0.001. तो टोटल 97% वाटर ओशंस में है और ओनली 3% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन अदर सोर्सेज. तो कहने का मतलब है कि हम जो पीने के लिए या हमारे यूज़ का फ्रेश वाटर है दैट इज़ ओनली 3%. तो इसीलिए वाटर को हम बोलते हैं कि हमें बहुत संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है अंडरग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है. देन डू यू नो में हम देखेंगे दैट salinity इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. मीन एक 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में जो कितना नमक है उसमें सेलिनिटी क्या है, उसकी नमक की मात्रा क्या है, तो वो उसको हम बोलते हैं सेलिनिटी, कि 1000 ग्राम्स में कितना सॉल्ट है. द एवरेज सेलिनिटी ऑफ ओशन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000. तो एवरेज जो सेलिनिटी है मीन अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो पर 1000 में 35 ओनली परसेंट है उसका. डेड सी इन इसराइल हैज़ सेलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर. अब देखो 1 लीटर वाटर में 340 ग्राम सेलिनिटी है, मीन इतना नमक है जो डेड, इसीलिए हम उसको डेड सी बोलते हैं. अब देखो सेलिनिटी ऑफ वाटर की वजह से सॉल्ट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो अगर वाटर में, तो फिर वो उस क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वाटर की और उसमें आप डूबते नहीं हो. स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेड सी जो है वो कहाँ पे है और वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है, वहाँ पे कितनी डेंसिटी है, और ये स्विमर्स कैन फ्लोट देयर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट दे हैव गिवन एन एक्टिविटी. देखो इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि अगर आप 2 लीटर्स ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें आप अगर मेज़र आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल. एक बर्तन में आप 2 लीटर पानी लो और उसमें से 12 स्पून्स निकाल दो, और ये जो 12 स्पून्स है ये क्या है, फ्रेश वाटर है. ठीक है, जो धरती पे हम जो 3% बोल रहे हैं ये वो 12 स्पून्स है, और उस 12 स्पून्स में से आप 9 स्पून्स जो है वो ग्लेशियर्स में डाल दो. 2 स्पून्स अंडरग्राउंड वाटर जो हम निकालते हैं फ्रेश वाटर पीने के लिए. उसके बाद हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स में जो है, और 1 ड्रॉप जो है वो सिर्फ रिवर्स में है. तो ये टोटल अमाउंट जो है 2 लीटर वाटर है अगर अर्थ पे, तो उसमें से जो 12 स्पून्स है सिर्फ वही हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे काम का है. बाकी 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है. तो ये इन्होंने अर्थ की एग्जांपल एक 2 लीटर ऑफ वाटर बकेट में डाल के उससे दी हुई है कि कितना कम पानी है, 2 लीटर में से सिर्फ 12 स्पून ही जो है वो हमारी प्यास बुझा सकता है, और बाकी जो है वो हमारे काम का नहीं है.
देन इन दिस न्यूज़पेपर दे हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर की जो पानी है उसकी हमें उसे बचाना चाहिए। जो गंगा है वो भी डाइंग रिवर्स में है, मतलब कि रिवर्स जो हैं वो सूख रही हैं। तो क्या ये बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू वाटर कि वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड वाई वी शुड save it. Then next is ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore. तो ये बोलते हैं कि समुद्र के किनारे अगर आप बीचेस पे गए होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। अनलाइक द calm वाटर ऑफ ponds एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। अब देखो ओशन का जो वाटर है आपको दूर से देख के ऐसे लगता है कि ये वाटर जो है स्टैंडिंग वाटर है, बट इट कीप्स ऑन मूविंग। इसमें करंट होता है। करंट मीन इसमें धीरे धीरे वो मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो 3 टाइम की मूवमेंट्स होती हैं ओशन में, जिसको हम बोलते हैं वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। Then 22nd March is celebrated as the World Water Day, when the need to conserve water is reinforced in many ways. Reinforced mean इस बात को और बढ़ावा दिया जाता है, इस चीज़ को याद करवाया जाता है कि हमें वाटर सेव करना चाहिए। Then waves. Waves जो है it is a one movement of water. Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. तो waves कैसे बनती हैं? Waves बनती हैं कि जब हवा चलती है समुद्र पे तो उसके मुताबिक जो है वो लहरें उठती हैं समुद्र में, ठीक है, बिकॉज ऑफ विंड। तो when you are playing through a ball on the beach and ball falls into the water, what happens? जब आप एक बॉल फेंकते हो तो वो वाटर बाहर आता है ना, सी शोर की तरफ उसकी वेव उठती है, लहर उठती है। when the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. तो जब लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं waves. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। तो जब बहुत बड़ा तूफान आता है, हवा चलती है, आंधी चलती है, तो उतनी ही बड़ी लहरें आपको समुद्र में देखने को मिलती हैं। दीज में कॉज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन। तो ये वेव्स कभी इतनी बड़ी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी करती हैं। एन अर्थक्वेक, ए वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। देखो जिस तरह से अर्थक्वेक लैंड सरफेस पे आता है वैसे ही ओशन सरफेस पे भी आता है। वॉल्केनोज, माउंटेन्स आर ऑल्सो देयर इनसाइड अवर ओशन। तो वहाँ पे जब मूवमेंट होती है तो इट कॉज बिग वेव्स टू कम एंड दीज ह्यूज टाइडल वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज दैट मे बी हाई एज 515 मीटर्स। तो ये 15 मीटर्स की भी हो सकती है और 150 मीटर्स हाई हो सकती हैं। तो दे कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर्स पर आवर। तो इतनी स्पीड में ये आती हैं वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ सुनामी। तो इन वेव्स को हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर, ठीक है। तो एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर दे इज सुनामी। तो जब भी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो जो बंदरगाह होते हैं साइड में, कोस्टल एरियाज होते हैं, हार्बर्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो इसीलिए हार्बर से ये वर्ड लिया गया है, सुनामी, जापानीज वर्ड। तो सुनामी ऑफ 2004 दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ 2004 सुनामी हमारे इंडिया में आई थी जिससे कोस्टल एरियाज को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया और वहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था दैट वाज इंदिरा पॉइंट। तो इट वाज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग 2004 बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। तो ये इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इंडियन ओशन में 2004 में सुनामी आया था और इसका जो एपिक सेंटर था, एपिक सेंटर आपको पढ़ा हुआ है हमने, जो अर्थक्वेक जहाँ से वेव्स मूव करती हैं जो प्लेस होता है दैट इज़ एपिक सेंटर।
तो ये सुमात्रा में था और रिचर स्केल पे ये 9.0 था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जिसकी वजह से सुनामी आया था इंडिया में और इससे मास डिस्ट्रक्शन हुई थी हमारे कंट्री में। तो आप ये एग्जांपल्स खुद पढ़ लोगे। तो इंडिया में वर्स्ट अफेक्टेड जो एरियाज थे देवर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये पिक्चर्स दी हुई है इन्होंने जो डिस्ट्रक्शन हुई थी और नियरली 10,000 पीपल्स वर अफेक्टेड बाय दिस। Then tides, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. अब देखो वो जो वेव्स हैं वो तो विंड की वजह से आती हैं या उस अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आती हैं, लेकिन टाइड्स क्या है, दैट इज़ रिथमिक राइज एंड फॉल। रिथमिक मीन एक दिन में, इन अ डे, एक दिन में जो बार बार लहरें ऊपर नीचे होती हैं उसको हम बोलते हैं टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। जब पूरे समुद्र तट पे दूर तक लहरें जाती हैं उसको हम बोलते हैं हाई टाइड। और जो जब लोएस्ट टाइड होती है, जब वाटर टू इट्स लोएस्ट लेवल, जब वो दूर तक ही रहता है, आगे तक नहीं आती है। तो अब ये लोअर और हाई टाइड को हम पढ़ते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide। देखो टाइड्स जो होती हैं, जो दिन में 2 बार जो लहरें उठती हैं समुद्र में, वो है किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन ग्रेविटी जो पुल फोर्स होती है ऑफ सन, मून एंड अर्थ सरफेस, तो उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स अप पुल्ड under the influence of moon's gravitational force and causes high tide। देखो जो मून है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इन्होंने लिखा है सन मून है, जब अर्थ के क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। अब देखो कैसे होती है उसको एक्सप्लेन किया है। ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून के टाइम पे सन, मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन। देखो लुक एट दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। तो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे ये सेम एक ही लाइन में होते हैं, तो अर्थ के पास है ये दोनों, तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून की है और सन की है वो हाई होती है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स आती हैं। राइट, एक ही लाइन में है तो ये दोनों अर्थ के पास हैं, तो ये सन और मून की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से द टाइड्स आर हाईएस्ट। तो these tides are called spring tides। When the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। Now look at this diagram। इस डायग्राम में क्या दिया है कि ये अर्थ है और ये मून इसके इस साइड है और सन इसके इस साइड है। अब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड से आ रही है और मून की इस साइड से आ रही है, तो जो अर्थ पे जो ओशन में वाटर है वो डाइवर्ट हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस साइड से आ रही है कुछ इस साइड से आ रही है। तो जो टाइड है वो नीप टाइड होती है। नीप टाइड मीन जो कम टाइड होती है, जो छोटी टाइड होती है उसको हम बोलते हैं नीप टाइड, जो ज़्यादा आगे तक नहीं जाती है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। नेविगेशन मीन जो शिप्स को उसमें हेल्प करती हैं नेविगेट करने में, मीन डायरेक्शंस दिखाने में। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। अब देखो जब ज़ोर से लहरें आती हैं, अब इसका रिथमिक राइज फॉल होता है, मीन मॉर्निंग में और इवनिंग में ये ग्रेविटेशनल सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती हैं लहरें, तो उसकी हेल्प लेते हैं शिप्स किनारे पे आने के लिए, क्योंकि हार्बर पे वो इजीली अराइव हो सकती हैं शिप्स, जब उन्हें पता है कि अब ज़ोर की लहरें आने वाली हैं, स्प्रिंग टाइड्स आने वाली हैं शाम के टाइम पे या मॉर्निंग में, तो वो उस तरह से शिप्स को लाते हैं कि उन्हें आसानी हो जाती है नेविगेशन में, वो इजीली धकेलते हैं उनको हार्बर की तरफ। टाइड्स के साथ शिप इजीली हार्बर की तरफ आ जाते हैं, मोर इजीली आते हैं।
और दिस ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। अब फिशिंग में कैसे हेल्प करते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वो भी लहरों के साथ शोर पे आती हैं, समुद्र तट पे लहरों के साथ मछलियाँ भी आती हैं और उससे वो जो फिशरमैन होते हैं उनको हेल्प करती है। प्लेंटीफुल कैच में मीन बहुत सारी फिशेस मिलती हैं जो हाई टाइड्स के साथ किनारे पे आती हैं। तो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो ये फॉल एंड राइज ऑफ वाटर, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है बहुत जगह पे। देन ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब देखो जो करंट है, करंट मीन जो हलचल है ओशन में, आपने देखा होगा वो ऐसे धीरे धीरे से इस तरह से ऐसे ऐसे करके ओशंस में चलती रहती हैं छोटी छोटी सी लहरें, उनको हम बोलते हैं करंट, राइट। तो डेफिनेट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शंस में ये चल रही है। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। Now look at this diagram. Suppose this is our earth and this is the equator at 0 degree. Everybody is familiar with this. तो इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो ओशन करंट्स अगर इस साइड पे पोलर रीजन्स पे आएंगी, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ओशन करंट्स आएंगी तो ये पोलर रीजन्स है, यहाँ से इस साइड आएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होता है, तो यहाँ से पोलर रीजन पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, तो यहाँ से जो इस साइड पे आएंगी वो कौन सी होंगी, कोल्ड करंट्स, राइट। और जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ आएंगी वो कौन सी होंगी, वार्म करंट्स। क्लियर। तो ओशंस, तो पोल्स की तरफ से जो इक्वेटर पे आती हैं वो कोल्ड करंट्स होती हैं और यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, इक्वेटर पे वार्म हो जाती हैं, फिर दोबारा से इस साइड जाती है, फिर कोल्ड हो जाती है, फिर इधर आती है, फिर वार्म हो जाती है। तो इसी तरह से इनका एक सर्कुलेशन बना रहता है करंट्स का, कोल्ड एंड वार्म करंट्स। ठीक है। तो लैब्राडोर ओशन करंट इज़ द कोल्ड करंट, तो ये आपको याद रखना है। लैब्राडोर जो है कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट। तो वार्म जो होती है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं और जो कोल्ड होती है वो पोल से हायर एरिया से लोअर लेवल इक्वेटर्स की तरफ मूव करती हैं। वार्म करंट्स bring warm temperature over land surface. The areas where warm water and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. अब देखो यहाँ पे look at this diagram. ये देखो ये लैब्राडोर करंट है और ये यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम है, राइट। तो गल्फ का हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे क्या देखा कि जो गल्फ स्ट्रीम है दैट इज कौन सी करंट है, वो गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट एंड लैब्राडोर इज कोल्ड करंट। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस साइड से जा रही है, देखो ये इक्वेटर है, ये गल्फ स्ट्रीम इस साइड से जा रही है। लुक एट इट्स डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग लाइक दिस। इट मीन्स इक्वेटर पे कैसा टेम्परेचर है, वार्म टेम्परेचर, और यहाँ से ये जो करंट जा रहा है कोल्ड रीजन की तरफ, ये कौन सा करंट है, वार्म करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम इज़ वार्म करंट। और उसके बाद देखो लैब्राडोर किस साइड से आ रहा है, ये हायर एरियाज से आ रहा है टुवर्ड्स लोअर एरियाज, तो ये कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है, राइट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे ये देखो इस तरह से ये सर्कुलेट हो रही है, ये वार्म करंट्स जा रहे हैं पोलर रीजन्स की तरफ, फिर यहाँ पे ये कोल्ड हो रहे हैं, फिर ये दोबारा जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, फिर ये वार्म होते हैं, इस तरह से कोल्ड और वार्म, और ये करंट्स इस तरह से इट कीप ऑन मूविंग। ठीक है, हायर एरिया से लोअर एरियाज़ की तरफ, लोअर एरियाज से हायर एरियाज़ की तरफ जो करंट है दे कीप ऑन मूविंग ऑलवेज।
Sea around Japan and eastern coast of North America are examples. The areas where warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. अब देखो कुछ एरियाज में जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, वार्म एंड ओशन करंट्स, तो वो फॉगी एरिया हो जाता है. फॉग कैसे हो जाता है वहाँ पे? अब देखो ये एक टाइप के करंट्स हैं और ये दूसरे टाइप के. अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे. तो ये जो एरिया है, फॉग कैसे हो जाता है? ठंडा और गर्म पानी मिलता है तो वहाँ से स्टीम निकलती है, उस तरह से फॉगी फॉगी वेदर हो जाता है, जिसके लिए जो शिप्स जो यहाँ पे मूव करती हैं तो उनके लिए जो है वो थोड़ा नेविगेशन के लिए देख पाने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो दैट्स ऑल फॉर our this chapter.